नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल एसबीएसई में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट वाइंडिंग के बारे में जानेंगे। देखिए कि पार्ट वाइंडिंग होता क्या है। ठीक है, तो पार्ट वाइंडिंग का कंप्रेसर होता है। ठीक है, हम लोग चूंकि इलेक्ट्रिकल से वर्किंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए पार्ट वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रिकल में आता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल में कई प्रकार का वायरिंग होता है, जैसे कई प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। तो ये जो कंप्रेसर जो है पार्ट वाइंडिंग में है। पार्ट वाइंडिंग का मतलब दो भाग में बटा हुआ। ठीक है, यानी कि जिसका वायरिंग दो भागों में बटा हुआ होता है उसको पार्ट वाइंडिंग कंप्रेसर बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे रोटरी कंप्रेसर हो गया, तो रोटरी कंप्रेसर में कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ऐसे होता है। ठीक है ना। अगर स्क्रोल कंप्रेसर आप देख लीजिए तो उसमें T1, T2, T3 ऐसे होता है। लेकिन उससे अब हेवी में अगर जाते हैं, जैसे हेवी में अगर जाएंगे, जैसे स्क्रू कंप्रेसर हो गया, तो इस सब में जो बड़े कंप्रेसर हो गए, जैसे चिलर में या डीएक्स में जो कंप्रेसर होते हैं, उसमें पार्ट वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है। यानी कि पार्ट वाइंडिंग यानी दो भाग में। ठीक है, तो इसी के टॉपिक पर हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार उसका कनेक्शन किया हुआ है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा RYB, ठीक है ना, थ्री फेज का सप्लाई है। थ्री फेज RYB। देखिए थ्री फेज अगर फेस टू फेस मेजर करते हैं तो फेस टू फेस 415 वोल्ट होता है। ठीक है ना, फेस टू फेस मेजर करते हैं। अगर वही एक फेस और एक न्यूट्रल मेजर करेंगे तो 220 आपको वोल्टेज मेजर होगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर लगा हुआ है फ्यूज। ठीक है ना, तो फ्यूज जो है ये HRC फ्यूज बोलते हैं। HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का मतलब होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी का फ्यूज, यानी कि ज्यादा पावरफुल फ्यूज होता है। ठीक है, पावरफुल फ्यूज का मतलब ये होता है कि देखिए एक कंट्रोल का फ्यूज होता है। जब कंट्रोल वायरिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 एम्पियर, 3.5 यानी कि 3.5 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे करके जो कंट्रोल का फ्यूज होता है, 5 एम्पियर जैसा मतलब कंट्रोलिंग चलता है उसके अनुसार। लेकिन HRC फ्यूज में हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी जो होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी, ये थोड़ा सा हेवी होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आपको देते हैं, फ्यूज का प्रोटेक्शन जो है कई प्रकार से होता है। जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हमारा ये कॉन्टेक्टर आता है। ठीक है, एक कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर, ये भी, यानी कि दो कॉन्टेक्टर हो गए। ठीक है, कॉन्टेक्टर का A1 और A2 ये कॉन्टेक्टर का कॉइल है। A1 और A2 कॉन्टेक्टर का कॉइल है। ये भी कॉन्टेक्टर का A1, A2 ये कॉइल है। ठीक है ना, यानी कि कॉइल का सप्लाई जब कंट्रोल का वायरिंग चलेगा तो A1 और A2 पर भी सप्लाई दिया जाएगा। तो किस प्रकार से ये वर्किंग करेगा ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद से ये हमारा है कंप्रेसर, किसे, तो पार्ट वाइंडिंग। तो पार्ट वाइंडिंग का मतलब हो गया कि एक भाग इधर और एक भाग इधर, यानी कि दो भाग में इसका वायरिंग किया जाता है। ठीक है ना, एक भाग इधर और एक भाग इधर, दो भागों में। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया सिंगल फेस प्रोविंटर रिले, यानी कि SPPR। यहाँ पर हमारा ये फ्यूज, ये भी HRC फ्यूज है। और ये जो है हमारा कंट्रोल फ्यूज जो 3.5 एम्पियर का है। ठीक है, यानी कि 3.5 एम्पियर का। यहाँ पर 24 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यानी कि ट्रांसफार्मर से जब आउट होगा कंट्रोलिंग के लिए तो 24 वोल्ट और 0 वोल्ट। ठीक है ना, यानी कि हमारा एक फेस जो है, एक फेस को और दूसरे फेस से अगर मेजर करेंगे तो हमारा 24 वोल्ट AC शो ऑफ करेगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट वाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर T1, T2, T3, यहाँ पर देखिए T1, T2, T3, यहाँ पर T1, T2 और T3 तीन गो है। जबकि जैसे रोटरी कंप्रेसर हो गया कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, वैसे ही सेम सेम अगर पार्ट वाइंडिंग हेवी में जाइएगा, देखिए 6 टर्मिनल है यहाँ पर, 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर। 6 टर्मिनल देख के ये नहीं कह सकते आप कि ये जो है स्टार डेल्टा है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। देखिए एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से और फिर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये आपको कंटिन्यूटी बताएगा। क्यों? क्योंकि ये वायरिंग स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होता है और ये भी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ठीक है ना, दोनों, यानी कि दोनों तरफ का वायरिंग, इधर का और इधर का। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे इससे यानी कि T1 यहाँ पर T3 है और T2, तो इससे चेक करेंगे तो ये भी कंटिन्यूटी बताएगा। अगर T2 और T1 को चेक करेंगे तो ये भी कंटिन्यूटी बताएगा।
इधर से भी अगर चेक करते हैं T3 या T2 को तो ये कॉन्टिन्यूटी बताएगा, और T2 और T1 इसको चेक करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी बताएगा। लेकिन इससे और इससे अगर ये T3 और ये T3 से अगर चेक कीजिएगा तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बताएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, इसमें पावर सप्लाई हमारा RYB तीनों पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर से आउट हो रहा है। आउट कब होता है, जब A1 A2 पर सप्लाई जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर कॉइल जो है मैग्नेट एनर्जाइज करता है, ठीक है। तो मैग्नेट एनर्जाइज करता है तो इस ये पत्ती में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब खिंचाव। तो जब वो खिंचाव होता है तो ये जो है इतना जो दूरी है वो आपस में टच हो जाते हैं, जिसके चलते सप्लाई आउट होता है, ठीक है ना। तो जब सप्लाई आउट होता है तो ये जो है हमारा T3 T2 और T1 यानी कि RYB फेज सीक्वेंस इधर भी सही चल रहा है। देखिए RYB इधर भी फेज सीक्वेंस चल रहा है और इस साइड भी फेज सीक्वेंस सही चल रहा है, यानी कि T1 पर यहाँ पर भी रेड है तो यहाँ पर भी T1 पर रेड है, यहाँ पर T2 पर ग्रीन है तो T2 पर ग्रीन है, और T3 पर ब्लू है तो T3 पर ब्लू है, यानी कि दोनों का जो है यहाँ पर जो है फेज सीक्वेंस एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर हमारा सिंगल फेज प्रोमीटर, तो सिंगल फेज प्रोमीटर में देखिए नंबर डाला रहता है कि सिंगल फेज प्रोमीटर जो है नंबर डाला रहता है, उसमें कौन सा होता है कि 15, 16, 18 यानी कि 15, 16, 18। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा कॉमन रहता है। देखिए हम जितना भी आप सिंगल फेज प्रोमीटर देखिएगा ज्यादातर में 15 नंबर कॉमन, 16 नंबर एनसी यानी कि नॉर्मल क्लोज, 18 नंबर एनओ यानी कि नॉर्मल ओपन, ठीक है। तो ऐसे जो है, और उसके बाद से जो है यहाँ पर सिंगल फेज प्रोमीटर का काम क्या करता है, ये हमारा देखिए कहीं भी आप देखिएगा तो कई पार्ट वाइंडिंग में मोटर के इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए, यानी कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर में अंदर एक प्रकार का मोटर रहता है, वो मोटर में जब सप्लाई दिया जाता है तो कंप्रेसर चलता है, ठीक है। इसमें भी देखिए कई जो है पार्ट वाइंडिंग का जब कनेक्शन होता है तो उसमें ओवरलोड रिले रहता है, ठीक है। ओवरलोड रिले अब जो है इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले आता है जो ऑटोमेटिक जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। कितना में पार्ट वाइंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर मोटर के इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए थर्मिस्टर लगा होता है, ठीक है ना, जिसको M1 और M2 ऐसे दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे मोटर का जो है इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है, जो थर्मिस्टर लगा रहता है जो मोटर को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मोटर को न बोल के आप कंप्रेसर को बोल सकते हैं कि कंप्रेसर का को हमको जो है इंटरनली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके लिए जो है यहाँ पर हमने नहीं लगाया हुआ है थर्मिस्टर का, क्योंकि हमने सिंगल फेज प्रोमीटर लगाया हुआ है इसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिंगल फेज प्रोमीटर जो है क्या करता है, आगे ओवर वोल्ट, ठीक है, अंडर वोल्ट, ठीक है, फेज सीक्वेंस, और जो है जितना भी है टोटल अगर फेज सीक्वेंस गलत हो जाएगा चाहे फेज फेलियर हो जाएगा तो टोटल सिंगल फेज प्रोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा, और सिंगल फेज प्रोमीटर डिटेक्ट करके जो है यहाँ पर पावर सप्लाई ऑफ कर देगा, यानी कि प्रोटेक्शन जो है आपको ये देगा। तो जितना भी हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो है सिंगल फेज प्रोमीटर लगा होता है इंटरनली प्रोटेक्ट के लिए। जैसे मान के चलिए कि मोटर जल जाता है तो मोटर जलने का कई कारण होता है, यानी कि कंप्रेसर हमारा जल गया तो कंप्रेसर के लिए जो क्या होता है कि अगर फेज फेल हो गया, एक फेज फेल हो गया तो फेज फेल हो जाएगा, उस पर भी अगर मोटर चलते रहेगी तो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, और जो है मोटर जल जाएगा, थोड़ी देर के बाद जल जाएगा। अगर बैरिंग जाम हो गया जिससे मोटर जो है ज्यादा ये चल रहा है, जो जंप से पूरा चल रहा है, एकदम स्लोली चल रहा है, तो उससे भी जो है हमारा कंप्रेसर जल जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए तो जब जाम हो जाएगा मोटर का बैरिंग वगैरह ना, तो वो ज्यादा हाई एम्पियर लेने लगेगा, यानी कि लोड ज्यादा लेने लगेगा। तो लोड जब ज्यादा लेने लगेगा तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर जल जाएगा और मोटर भी जल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी HVAC इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी टेक्नीशियन देख रहे हैं अपना कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।